एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है। मैं अवदान रोड टू सक्सेस एक IS PCS इंस्टीट्यूट है, उसकी डायरेक्टर हूँ। आई जस्ट होप यू आर ऑल इन अ वेरी गुड शेप, हेल्थ, सेफ एट योर होम्स। अब गवर्नमेंट ने थोड़ी लॉकडाउन में रियायत दे दी है, थोड़ी छूट मिल गई है, तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। जब तक ज़रूरी ना हो, बेहद ज़रूरी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। और घर से बाहर निकलते भी हैं तो प्लीज़ फॉलो दी गाइडलाइंस, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर रहें, दूर रहकर बात करें, झुंड में ना इकट्ठा हो। आपकी सेफ्टी आपकी फैमिली की सेफ्टी है, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, लार्जर सोसाइटी की सेफ्टी के लिए जस्ट टेक प्रिकॉशंस इफ़ यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउसेस and just be safe, stay healthy. So moving ahead with the class only, before we get into the class and lecture, I would request you to please subscribe to the channel if you are new to the platform, new to the channel. सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अवदान एजुकेशन, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अबाउट दी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस ऑन द चैनल, राइट। जनरली द टाइम ऑफ अपलोडिंग इज़ 3 PM। मैं 3 बजे के आसपास वीडियोस अपलोड करती हूँ चैनल पर। 3 बजे लाइव सेशंस भी कंडक्ट करते हैं कई बार हम लोग। और फिलहाल मैं पॉलिटी के कुछ सेशंस ले रही हूँ। आज का जो सेशन है वो होगा आपका मिसलेनियस MCQs, मतलब ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड MCQs नहीं है, ये मिसलेनियस होंगे, पॉलिटी के ही MCQs हैं, पॉलिटी ही कवर कर रहे हैं हम अभी। कभी कभी टॉपिक्स पिक कर रहे हैं, कभी हम MCQs कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल दोज हु आर टेकिंग अप दीज MCQs टू प्लीज टेल मी योर स्कोर ऑल्सो। अपना स्कोर भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल्सो आस्क योर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी के डाउट्स और कन्फ्यूजन को क्लियर भी करते हुए चलूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी MCQs. What is not true about the directive principle of state policy? राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSPs के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है, हमें बताना है। They are borrowed from the Irish Constitution, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको लिया गया है। They are meant for promoting social and economic democracy, इनको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए ये बने हैं। They can be enforced in court of law, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा। They are classified into Gandhian, socialist and liberal intellectuals. इनको वर्गीकृत किया गया है गांधीयन, समाजवादी और मतलब गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी प्रिंसिपल्स के आधार पर। करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है हमको बताना है। सो द आंसर इज C, which is they cannot be enforced. In court of law यहाँ दिया हुआ है कि दे कैन बी बट दे कैनॉट बी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 of the constitution is non-justiciable and they cannot be enforced in court of law। बट इसका मतलब ये नहीं, मतलब इनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या इनकी कोई महत्ता नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो जिम्मेदारी है या इन्हीं का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 37, वो बहुत क्लियरली ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल होने चाहिए किसी भी देश की या हमारे देश की गवर्नेंस के लिए, सरकारों के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली ड्यूटी बन जाती है सरकार की कि इन प्रिंसिपल्स को लागू किया जाए या ध्यान में रखा जाए लॉज को बनाते हुए। लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट करती है, जो पार्लियामेंट का उत्तरदायित्व है, पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर ना करें, इनको ध्यान में रखते हुए करें। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि ये क्या है, एक तरह से सरकार के पास क्या संसाधन, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इनका पर्पस क्या है, इनका मेन पर्पस है, जैसा कि वहां पे लिखा भी है पिछली स्लाइड में, कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना, which comes down to the establishment of welfare state। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, राइट।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन स्टैब्लिश कर रहा है? इट इज स्टैब्लिश बाय द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट? चलिए, विच आर्टिकल अंडर DPSP proposes for the separation of judiciary from executive? इनमें से कौन सा आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, DPSPs में, जो कि जुडिशरी को अलग करने की बात करता है कार्यपालिका से, न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है कार्यपालिका से, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, करेक्ट? आर्टिकल 51, 50, 49, 48. So the answer to this question is आर्टिकल 50. आर्टिकल 51 आपका बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने की। आर्टिकल 50 बात करता है आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 49 बात करता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देश की जो धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए जो सरकार को कदम उठाने उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इन सब की बात कर रहा है, तो ये उदारवादी प्रिंसिपल्स में आपके आ जाएंगे, ठीक है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? अब भारत के संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हमें बताना है। क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को संरक्षित करना, उसको सेव करना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, संविधान की जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करना, उनको अबाइड करना, उसके जो आइडियल्स हैं, जो उसकी धारणाएं हैं, उनको रेस्पेक्ट करना। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है बताना है हमको। तो आंसर इज ए, वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ये हमारा एक तरह से सिविक ड्यूटी तो है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी की तरह नहीं दिया गया है, करेक्ट? हम नागरिक हैं तो हमारा ये एक जिम्मेदारी तो है हमारी, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दिया गया। और ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक छोटा सा, एक तरह से इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो टू दैट लेक्चर एंड सी दैट लेक्चर, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। Which of the following is are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? अब इसमें बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारत के संविधान में। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर, अपने देश की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको संजो कर रखना। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको सोशल सामाजिक अन्याय से बचाना। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक तरह से जो अंधविश्वास है उससे बाहर निकलना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करना, क्वेश्चंस करना। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और अपने साथ साथ हर क्षेत्र में खुद की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक्सीलेंस की तरफ चलना, प्रोग्रेसिव होना। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? 1 2 2 1 3 4 1 2 3 4. So the answer is C, 1 3 4. This protects the weaker section from social injustice is not a fundamental duty. Fundamental rights में protections दिए हुए है ना, protection of the minorities, protection of the वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी भी हो सकती है, उनका प्रोटेक्ट करना, अनटचेबिलिटी के खिलाफ अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स में वो प्रोटेक्शन एक तरह से दे दिया गया है, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। और साथ ही DPSPs भी ये इंश्योर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल जो है उनके संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उनकी ड्यूटीज, उनके कर्तव्यों और अधिकारों के संदर्भ में? ही कैन परस्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस परस्यू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस। टू रिप्रेजेंट इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और इंडिया
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ पर देख लेंगे हम, को रिप्रेजेंट करना सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के अनुशंसा पर, कहने पर, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, और ऐसे सभी ड्यूटीज को परफॉर्म करना जो लीगल कैरेक्टर की हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा उनको दी गई। इनमें से क्या ट्रू है बताना है। 2 3 1 2 1 3 ऑल द अबव। आंसर इज डी, ऑल द अबव। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया गया है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It makes a part of the यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी महत्वपूर्ण भाग है। उसके साथ साथ क्योंकि ये फुल टाइम इनकी जॉब नहीं है अटॉर्नी जनरल की, ही इज कॉल्ड अपॉन, जब भी रिक्वायरमेंट होती है इस तरह की सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की, इस तरह की चीज़ों की, तो इन्हें बुलाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस परस्यू कर सकते हैं। What are the powers of नेशनल कमीशन फॉर एसटीज? नेशनल कमीशन ऑफ एसटीज जो है उनके क्या क्या अधिकार है हमें बताना है। सो कमीशन हैज पावर ऑफ सिविल कोर्ट, कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट जैसे अधिकार है। इट कैन सबमिट रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर स्टेट्स टू, वो किसी स्टेट से संदर्भ में भी रिपोर्ट्स सबमिट कर सकती है। कमीशन कैन नॉट रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड हैज टू फॉलो सिविल कोर्ट्स प्रोसीजर। कमीशन अपना कोई प्रोसीजर या प्रक्रिया निर्धारित नहीं कर सकती है, उसको फॉलो करना पड़ता है सिविल कोर्ट की प्रक्रिया। 2 and 3, 1 2 1 3 all the above. So the answer to this question is B, 1 and 2. इसका मतलब क्या है कि इसके सिविल कोर्ट के इसके पास अधिकार है और ये किसी स्टेट के संदर्भ में भी कोई रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर भी। कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, तो ओरिजिनली जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी है, इसको संविधान में लाया गया था 65वें संविधान संशोधन द्वारा। 1990 द्वारा, जिसमें इस कमीशन का गठन किया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ये एक जॉइंट कमीशन की तरह लाया गया, जिससे आर्टिकल 338 में प्रावधान किए गए इस कमीशन के संदर्भ में। करेक्ट, इस आर्टिकल के अंडर इनको रखा गया। क्या करने के लिए? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉनिटरिंग एंड सेव ऑल द सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू द एससीज एंड एसटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। प्रोटेक्ट करना उनकी किसी भी अधिकार को, उनकी जो भी कंडीशंस है उनको प्रोटेक्ट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 द्वारा नेशनल कमीशन फॉर एसटीज को अलग कर दिया गया इस कमीशन से और एक नया आर्टिकल 338 एस्टैब्लिश किया गया। करेक्ट, पर्पस काम लगभग सेम ही है, राइट। तो 2003 में ये किया गया और 2004 में स्टैब्लिश कर दिया गया एक अलग कमीशन फॉर, अमेंडमेंट 2003 का है लेकिन ये लागू, ये स्टैब्लिश किया गया, एक एग्जिस्टेंस में आया ये कमीशन इन 2004। करेक्ट। नाउ अ क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ये कमीशन गठित किया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया है। तो उसका कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है और कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आप कितना सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दैट मैं और ज़्यादा एफर्ट डालूँ। ठीक है, चलिए। द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय, यूपीएससी का जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसके द्वारा? न्यायिक क्षेत्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वाया रेजोल्यूशन, सरकार द्वारा एक रेजोल्यूशन लाकर, राष्ट्रपति द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, डी, बी या सी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सटेंशन, मतलब राष्ट्रपति या संसद द्वारा कैसा एक्सटेंशन है, किस तरह का एक्सटेंशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर इज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी एडिशनल फंक्शन अगर यूपीएससी की सर्विस से रिलेटेड होगा या सरकार को देना होगा, यूपीएससी को, जो लोक सेवा आयोग है हमारा,
उसको अगर कोई भी एडिशनल सर्विस, एडिशनल काम दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो वो किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, वो अधिकार पार्लियामेंट को है। ठीक है। रिलेटिंग टू द सर्विस ऑफ यूनियन, कोई भी काम ऐसा जो उनको केंद्र के लिए करना है यूपीएससी को, वो पार्लियामेंट उनको देगा। और इसके अलावा वो इट कैन ऑल्सो प्लेस द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी। अगर सरकार चाहे या पार्लियामेंट चाहे तो एडिशनल चीज़ें भी यूपीएससी पर डाल सकती है, बाहर डाल सकती है, काम दे सकती है। तो ये हमें समझ में आता है कि अगर उसका एक्सटेंशन होगा उसके न्यायिक क्षेत्र का, तो एक्सटेंशन करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को ही दिया गया है। यूपीएससी कम्स अंडर द आर्टिकल 315 से 324 में, 323 सॉरी, नॉट 324 गाइस, 323, 324 इज योर इलेक्शन कमीशन। तीन 315 से 323 आर्टिकल्स हैं जहाँ पे कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की। ठीक है, उसमें क्या फंक्शंस है, कैसे काम करते हैं, ऑल दिस थिंग्स। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वित्त आयोग के संदर्भ में से इन स्टेटमेंट्स को देखिए। एज द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसके जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, जो भी ये अपने सुझाव देता है, वो सरकार पर बाध्यकारी है, बाइंडिंग है। सरकार को उसके मानने के लिए मानना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, बाइंडिंग। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और जो इनका जो वित्त आयोग का जो चेयरमैन है वो दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें बताना है। 1, 2, both, neither. So answer is D. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होने के बावजूद इसके जो सुझाव होंगे, सलाहकारी होंगे, एडवाइजरी होंगे, वो सरकार पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। करेक्ट। सरकार चाहे तो उनको मान सकती है, चाहे तो उनको नहीं माने। इसके अलावा इसका मेन काम होता है कि यूनियन गवर्नमेंट को बताना, रिकमेंड करना कि कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रेवेन्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा विद इन द सेंटर एंड द स्टेट। वो रिकमेंड करती है सिर्फ। करेक्ट। और दूसरा स्टेटमेंट था चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि जो उसके चेयरमैन होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो फाइनेंस कमीशन जो दिया गया संविधान में अंडर आर्टिकल 280 दिया गया है। इट इज अ 5 member बॉडी with 1 chairman and 4 members, which is appointed by या nominated या appointed by the president। और इसका गठन किया जाता है हर 5 साल, every 5 years। करेक्ट। चलो, which of the following is are true। Recommendations made by UPSC are only of advisory nature। जो UPSC रिकमेंडेशन सुझाव देता है वो केवल सलाहकारी होते हैं। A member of UPSC on ceasing to hold office is eligible for appointment as a chairman of UPSC। कोई UPSC का जो सदस्य होगा, जो लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है, जब उसका अपना कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद वो चेयरमैन बनने के लिए UPSC के, या चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर जो राज्य की लोक सेवा आयोग है उसका चेयरमैन या मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होगा। देयर इज नो सेकंड टर्म फॉर द सेम ऑफिस फॉर अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। और जो मेंबर ऑफ चेयरमैन या मेंबर ऑफ यूपीएससी है उनका कोई सेकंड टर्म नहीं होता है सेम ऑफिस में। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 1, 3, 2, 3, ऑल द अबव। आंसर इज बी। नाउ कैसे। फर्स्ट, एडवाइजरी होती है। जितने भी हमारे कमीशंस हैं, जितने भी हमारी जो बॉडीज़ हैं, इनकी जो भी सलाह होती है वो एडवाइजरी होती हैं, ये बाइंडिंग नहीं होती हैं गवर्नमेंट पे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कोई सेकंड टर्म नहीं होता है ऑन द सेम ऑफिस। सेम ऑफिस पे दोबारा चयन नहीं हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। A member of UPSC on ceasing to hold his office is eligible for appointment as a chairman।
यूपीएससी का कोई अगर सदस्य है तो वो मेंबर यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑफिस ऐसे नहीं हो सकता, ऑफिस में उसको ऊपर की तरफ जाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर की पोजीशन हो गई, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट है ही नहीं, करेक्ट। तो चेयरमैन एलिजिबल नहीं है सेकंड टर्म के लिए यूपीएससी का, और मेंबर भी अपवर्ड जा सकता है, या तो चेयरमैन बन सकता है यूपीएससी का, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता। तो स्टेटमेंट 2 होल्ड्स टू बी रॉन्ग। The Election Commission of India consists of Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. With regard to these 2 officials, which of the following is correct? CEC, Chief Election Commissioner and Election Commission receive equal salary. जो Election Commission of India है वो उसमें एक Chief Election Commissioner होता है और 2 Election Commissioners होते हैं। CEC and EC are provided with security of tenure. जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स देम द व्यू ऑफ सीईसी प्रिवेल्स। और कभी इनमें से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है इन तीनों में, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो व्यू है वो प्रिवेल करता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3। सो द आंसर इज ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा कंफ्यूजन भी इसमें होता है। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 324। यूपीएससी खत्म होता है 323, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, करेक्ट। जिसमें कि प्रावधान दिया गया है, कॉम्पोजिशन दिया गया है। अभी फिलहाल जो है एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी इक्वल पावर होती है, इक्वल सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, अदर प्रीरिक्विजिट सब कुछ सेम होता है। सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर्स का डिफरेंस नहीं होता। तो दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दे हैव इक्वल सैलरी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये और ये दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज गिवन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे तो इनको हटाया जा सकता है बाय राष्ट्रपति, करेक्ट। तो सिक्योरिटी किसको है? सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिशन, तो जो मैटर होगा वो डिसाइड किया जाएगा बाय द मेजोरिटी ऑफ द कमीशन, नॉट बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स स्टेटमेंट, राइट। तो जो भी मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा होता है दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अग्री करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसअग्री करे, तो ये जो अग्री किया गया है तो मेजोरिटी जो होगी वो डिसीजन जो लेगी वही डिसीजन मान्य होगा। सीईसी का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा या मान्य नहीं होगा। So that's it for the class today. I hope you've understood it. Please do tell me your score, friends. Follow the channel, subscribe to the channel, and also keep telling me about the topics that you want me to be done. Thank you so much.